तो भाई अब सुनना ज़रा अगला कॉन्सेप्ट, और अगला कॉन्सेप्ट है शादी, मैरिज। जी हाँ, अब हमें करानी है शादी। किसकी शादी करानी है? अरे भाई ये है लड़का। लड़का कौन है? फ्री कैश फ्लो फ्रॉम द टू द फर्म, फ्री कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो टू फर्म। ये है एक और लड़का, फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी। लड़की ढूंढो भाई फ्री कैश फ्लो ऑफ फर्म के लिए। फ्री कैश फ्लो ऑफ फर्म के लिए जो लड़की है वो है KO या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यह है लड़का, फ्री कैश फ्लो फ्रॉम इक्विटी। इसके लिए जो लड़की ढूंढी है हमने वो ढूंढी है KE, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो प्रिंसिपल क्या? वैल्यूएशन का प्रिंसिपल सुनना, जो भी फ्री कैश फ्लो लोगे उसी के कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट लेनी पड़ेगी। अगर लेते हो फ्री कैश फ्लो ऑफ द फर्म, मतलब डेट और इक्विटी का मिला के कैश फ्लो लेते हो, तो जो कॉस्ट लेनी पड़ेगी वो लेनी पड़ेगी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या KO, कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल। और अगर कैश फ्लो लेते हो, कैश फ्लो फ्रॉम इक्विटी, इक्विटी से कैश फ्लो लेते हो, तो फिर जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेनी पड़ेगी वो लेनी पड़ेगी KE, कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल बी कॉस्ट ऑफ इक्विटी। पैरिटी रखनी पड़ेगी भाई, पैरिटी। पैरिटी मतलब जो भी कैश फ्लो लोगे उसी के कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट भी लेनी है। तो अगर कैश फ्लो है कैश फ्लो ऑफ द फर्म, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं लेनी, को ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेना है या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेना है। अगर कैश फ्लो है कैश फ्लो टू इक्विटी, तो लेना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। और जो रिजल्ट होगा ना, रिजल्ट, अगर कैश फ्लो पूरी फर्म का होगा और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा, तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा वैल्यू ऑफ फर्म। और अगर लोगे कैश फ्लो टू इक्विटी और डिवाइड करोगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा कैश वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो ये भी डिफरेंस है भाई। तो अगर ओवरऑल फर्म का कैश फ्लो लोगे और ओवरऑल कॉस्ट से डिवाइड करोगे तो पूरी फर्म की वैल्यू आएगी। इससे इक्विटी तक पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा? वही डेट को माइनस कर दो, इक्विटी तक पहुंच जाओगे। और अगर लोगे इक्विटी का कैश फ्लो और इक्विटी का कैश फ्लो लेने के बाद इक्विटी का ही कॉस्ट लोगे, तो डायरेक्ट निकल के आएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वो डायरेक्टली फिर निकल के आ जाएगा। सो अब जब मैरिज करनी है तो भाई मैरिज सेम ट्रेड्स के दो लोगों में होनी चाहिए। फ्री कैश फ्लो फ्रॉम द फर्म will be discounted at the rate of weighted average cost of capital. Free cash flow from equity is to be discounted at cost of equity. There should be parity, there should be equality between the cash flows which you are choosing and the cost which you are taking. सो डिस्काउंटिंग कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, डिस्काउंटिंग का कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल क्या होता है भाई? और ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है, ये एग्जाम में पूछने की इसकी उम्मीद बहुत कम है। डिस्काउंटिंग का कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल होता है पैरिटी बिटवीन कैश फ्लो एंड डिस्काउंटिंग रेट। डिस्काउंटिंग रेट और जो कैश फ्लो है उसके बीच में भाई पैरिटी होनी चाहिए, विच मीन्स द कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल स्टेट्स दैट कंसिस्टेंसी हैज टू बी मेंटेन्ड बिटवीन फ्लोज ऑफ कैश इन अ प्रोजेक्ट एंड द रेट्स ऑफ डिस्काउंट दैट आर एप्लीकेबल टू द कैश फ्लोज। तो जो रेट ऑफ डिस्काउंट एप्लीकेबल है कैश फ्लोज पे और जो कैश फ्लो हो रहा है उसके बीच में पैरिटी होनी चाहिए। चलो एक क्वेश्चन इस पे करके देखते हैं। DIY डू इट योरसेल्फ 5। अज्यूम दैट यू आर एनालाइजिंग अ कंपनी विद द फॉलोइंग कैश फ्लो फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स। तो आपको कंपनी का कैश फ्लो दिया हुआ है भाई अगले 5 सालों के लिए। कैश फ्लो टू इक्विटी दिया हुआ है 50, 60, 68, 76.2, 83.49। इंटरेस्ट का खर्चा दिया हुआ है नेट ऑफ टैक्स, टैक्स को माइनस करने के बाद दिया हुआ है भाई इंटरेस्ट का खर्चा, और जो टैक्स का रेट है वो है 50%। इट मीन जरूर इंटरेस्ट का ग्रॉस खर्चा होगा 80 80 80 80 80। ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम तो नेट हमें कैश फ्लो टू इक्विटी में ऐड करना है इंटरेस्ट का खर्चा, तो हमारा निकल के आ रहा है कैश फ्लो टू फर्म का खर्चा। ये हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है सर। अज्यूम दैट कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 13.625%। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो है 13.625% एंड द फर्म कैन बोरो इन लॉन्ग टर्म एट 10%। तो बोरिंग जो हो सकती है वो 10% के रेट पे हो सकती है। द टैक्स रेट फॉर द फर्म इज 50%। द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इज, इक्विटी की कितनी करंट मार्केट वैल्यू है 1073 एंड द वैल्यू ऑफ डेट आउटस्टैंडिंग, डेट कितना आउटस्टैंडिंग है भाई? डेट आउटस्टैंडिंग इज 800। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इक्विटी अंडर द फॉलोइंग अप्रोचेस। आपको अप्रोच के अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल के लानी है। तो अप्रोच क्या? डिस्काउंट द कैश फ्लो टू इक्विटी एट कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो सबसे पहला ऑप्शन ये है कि आप फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी को डिस्काउंट करो KE पे। ये तो बिल्कुल सही अप्रोच है सर, पैरिटी है क्योंकि।
अप्रोच केस नंबर 2, डिस्काउंट कैश फ्लो टू फर्म एट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सर ये भी ठीक लग रहा है, फ्री कैश फ्लो टू फर्म को हमें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे डिस्काउंट करना है, ये भी सर बिल्कुल ठीक लग रहा है। अच्छा तीसरा, डिस्काउंट कैश फ्लो टू इक्विटी एट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सर ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। FCFE को हमें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से डिस्काउंट करना है, ये एरर है। तो सर आप एरर हमें करवा क्यों रहे हो? एरर मैं तुम्हें इसलिए करवा रहा हूं ताकि तुम्हें रियलाइज हो कि अगर तुमने एरर कर दिया तो तुम्हारी वैल्यू में ड्रास्टिक फर्क आ जाएगा। ठीक है सर। देन डिस्काउंट कैश फ्लो टू फर्म एट कॉस्ट ऑफ इक्विटी, फिर भाई आपने फ्री कैश फ्लो टू फर्म को अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिस्काउंट कर दिया तो वो एरर नंबर 2 है जो कि डी में आ जाएगा। तो सी और डी एरोनियस कंप्यूटेशन है जो हम बस करके इसलिए देखेंगे ताकि हमें पता लग जाए कि हाँ हमारा आंसर गलत आ रहा है। Part C and D are just to figure out what happens if we mismatch the discounting rates, which should not be done under any circumstance। ठीक है सर। तो आओ सबसे पहले पार्ट ए शुरू करते हैं। पार्ट ए है डिस्काउंट द कैश फ्लो टू इक्विटी एट कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो कैश फ्लो जो इक्विटी को मिला है उसको अगर हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिस्काउंट करें तो हमारा क्या आंसर आता है। ठीक है सर। तो ये है भाई ईयर्स, वन टू थ्री फोर फाइव, 5 साल हैं। ये है भाई कैश फ्लोज, कैश फ्लोज कितने हैं इक्विटी वाले लेके चलेंगे 50 60 68 50 60 68। ये जो कैश फ्लोज हैं ये डॉलर्स में है सारे के सारे। 76.2 76.2 83.49 83.49। ठीक है सर। तो ये है कैश फ्लो टू इक्विटी, इक्विटी की कैश फ्लो है भाई ये। ठीक है। आओ इस पे इसको डायरेक्टली डिस्काउंट कर देते हैं एट द रेट ऑफ 13.625। डिस्काउंटिंग फैक्टर लगा देते हैं और इससे निकल के आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू, तो पूरे के पूरे हमारे इक्विटी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है सर। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.13625, अरे बाप रे बहुत लंबा नंबर है भाई, इसमें तो डेसिमल प्लेसेस भी बहुत सारे आ जाएंगे। 0.880, देन दूसरा है 0.775, तीसरा है 0.682, चौथा है 0.600, पांचवा है 0.528। ये है भाई डिस्काउंटिंग फैक्टर्स, मतलब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स मैं निकाल के लाया हूं पांचों ईयर के। ठीक है सर। आओ अब इसको ना मल्टीप्लाई करते हैं। 0.880 मल्टीप्लाइड बाय 50, ये है जी 44। फिर है 60 मल्टीप्लाइड बाय 0.775, ये है जी 46.5। फिर है 0.682 मल्टीप्लाइड बाय 68, ये है जी 46.38। फिर है 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 76.2, ये जी 45.72। ठीक है। 0.528 मल्टीप्लाइड बाय 83.49, ये जी 44.08। ठीक है। ये सारे के सारे हमने लिख लिए भाई। इक्विटी के जो प्रेजेंट वैल्यू निकल के आया सारा का सारा हमने लिख लिया। टोटल कितना आया? टोटल आया 226.68। ये आ गई भाई वैल्यू ऑफ इक्विटी। इक्विटी की वैल्यू कंप्यूट होके आ गई पहले केस में। तो जो करेक्ट इक्विटी की वैल्यू है वो है $226.68, $226.68। और इसमें हमने बिल्कुल सही चीज़ करी है जो हमें करनी भी चाहिए थी। फ्री कैश फ्लो ऑफ इक्विटी को हमने के से डिवाइड, मतलब के से डिस्काउंट किया है। तो जो चीज़ होनी भी चाहिए थी हमने इस वाले मेथड में वही वाली चीज़ करी है। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। तो चलो अब आओ, अब हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट हमको कह रहा है डिस्काउंट कैश फ्लो टू फर्म एट कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
अब की बार हमें कैश फ्लो टू फर्म जो है उसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल से डिस्काउंट करके देखना है। ठीक है सर। बी। ठीक है सर, आओ देखते हैं कैसे डिस्काउंटिंग होगी। तो भाई 5 ईयर दिए हुए 1 2 3 4 5। अगर आपके पास भी स्पेस ख़त्म हो गया है तो आप अपने रजिस्टर पे इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है सर। अच्छा, इसमें कैश फ्लोज कितने हैं? कैश फ्लो टू इक्विटी सर, कैश फ्लो टू इक्विटी 50 60 68 50 60 68 76.2 83.49। ठीक है सर, 83.49। ठीक है, अब हमें कहाँ तक जाना है? हमें जाना है भाई कॉस्ट ऑफ फर्म तक, कॉस्ट मतलब कैश फ्लो टू फर्म तक। तो हम इसमें ऐड करेंगे सबसे पहले तो इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स। ठीक है, फिर एक और चीज़ ऐड या लेस करेंगे, वो है बोरिंग्स। भाई बोरिंग्स भी ऐड या लेस हो जाएंगी। ठीक है, फिर निकल के आएगा फ्री कैश फ्लो टू फर्म। फिर हम इसमें निकाल के लाएंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% के रेट पे, और फिर अल्टीमेटली निकल के आएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एंटायर फर्म। ठीक है सर। तो भाई इंटरेस्ट कितना है? 40 40 40 40 और 40। ठीक है, बोरिंग्स जो होंगी वो भी रीपे होंगी। बोरिंग्स को हम रीपे करेंगे 5th ईयर के एंड में, तो इंटरेस्ट तो रीपे होगा ही होगा, उसके अलावा बोरिंग्स भी रीपे होंगी। ठीक है सर। वैल्यू ऑफ डेट आउटस्टैंडिंग इज $800। $800 हमारा डेट आउटस्टैंडिंग है। ठीक है सर। तो भाई हमें ना डेट को रीपे करना है। वो कब रीपे होगा? वो 5th ईयर में रीपे होगा। ये मैंने यहाँ लिख दिया 800 डेट भी रीपे होना है। तो हम लोग जब इंटरेस्ट का बात करते हैं, हमें इंटरेस्ट पे करना है। किसको पे करना है? हमको इंटरेस्ट जो लेंडर्स हैं उनको पे करना है, और उसके अलावा उनको हमको एक और चीज़ पे करनी है, हमें उन्हें अपना जो मेन बोरिंग है, मेन कैपिटल अकाउंट है, वो भी रीपे करना है। तो आओ देखते हैं फ्री कैश फ्लो कितना आएगा। यहाँ आ गया 90, यहाँ आ गया 100, यहाँ आ गया 108, 76.2 प्लस यहाँ आ गया 116.2, और लास्ट में आ गया थोड़ा सा ज़्यादा 83.49 प्लस 40 प्लस 800, ये आ गया 923.49। अब सवाल ये उठता है कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो हम लेंगे वो किस रेट पे लेंगे। भाई सर ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये फॉर्म दोनों की बात हो रही है, मतलब इक्विटी डेट दोनों की बात हो रही है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ले लेना चाहिए। हाँ भाई हाँ, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ले लेना चाहिए। तो मेरे पास तो स्पेस नहीं है, तो इसीलिए मैं एक सेपरेट शीट पे अपना कंप्यूटेशन करूँगा। ठीक है सर। तो मुझे सबसे पहले निकालना है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा? सबसे पहले तो ये चीज़ निकालनी है। तो उसका फॉर्मूला है KE मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ ई प्लस KD मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ ई। सो KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है भाई 13.625 मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ ई। वेट ऑफ ई है भाई 226.68, 226.68 डिवाइडेड बाय 226.68 प्लस 800 प्लस KD कितना है? KD है भाई 10%। 10% पे टैक्स का रेट लगेगा। सबसे पहले टैक्स का रेट कितना है? टैक्स का रेट है 50%, और फिर मल्टीप्लाई करो वेट ऑफ ई, वेट ऑफ डेट
वेट ऑफ डेट कितना है 800 डिवाइड बाय 226.68 प्लस 800। तो आओ इसको सॉल्व करते हैं। 226.68 डिवाइड बाय 1026.68। %, so 13.625 multiplied by plus 5% multiplied by 77.92%. यह आ गया 3.896, दूसरा आ गया 13.625, तो ये आ गया 6.90। 6.90 आ गया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, वही सेम मेथड भाई, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम लोग वेट्स लेते हैं और इक्विटी के और डेट के, और फिर हम उनकी कॉस्ट ले लेते हैं। सो 6.90%, 6.90%। तो आओ देखते हैं क्या डिस्काउंटिंग फैक्टर बनेगा। 1 डिवाइड बाय 1.069, 0.935, 0.875, 0.819 कर दो, 0.766, 0.766, 0.716, ठीक है। अब देखते हैं आ जाओ मल्टीप्लाई करके क्या बनता है। मल्टीप्लाइड बाय 923.49, 661.52, फिर है भाई 116.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.766, ये है 89.01, फिर है 108 मल्टीप्लाइड बाय 0.819 प्लस 88.452, फिर है भाई 87.5, फिर है भाई 0.935, 0.935 मल्टीप्लाइड बाय 90, ये 84.15। इसका जो ग्रैंड टोटल आया वो आया 1010.6 आया। ये आया टोटल वैल्यू फर्म की। दिस इज द वैल्यू ऑफ द टोटल फर्म। टोटल फर्म की वैल्यू आई 1010.6। अच्छा, अब मैं अगर तुमसे पूछूं कि इस फर्म में इक्विटी की वैल्यू बता दो तो तुम मेरे को क्या कहोगे? सर हम यहां से ना डेट माइनस कर देंगे। डेट है 800 रुपीज़ का, तो भाई 1010.6 में से 800 माइनस कर दो, यू आर लेफ्ट विद 210.63, 210.63 वैल्यू ऑफ इक्विटी। और देखना यहां पर भी अप्रोक्सीमेटली broadly value of equity आई 226.68, which is approximately equal to value of equity which we have done computed from a long cut method. This was the shortcut method जहां पर हमने सीधा value of equity निकाल ली। ये है long cut method। दोनों का आंसर approximately सेम आया है। हाँ, कुछ $10 का फ़र्क है। उस फ़र्क होने का रीज़न बड़ा सिंपल सा है भाई। ये जो हमने रेशो ली ना यहाँ पर, ये जो रेशो है दिस कैन बी अ वेरिएबल रेशो। इसके अंदर थोड़ा सा चेंज आ सकता है बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, या जो हमने रियल वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाली उसके बेसिस पर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। यहाँ थोड़ी सी सब्जेक्टिविटी आ जाती है। इसकी वजह से हमारा थोड़ा सा
डेसिमल्स में डॉलर में फ़र्क हो रहा है, बट ब्रॉडली देखा जाए तो ये मेथड को चाहे यूज़ करो डायरेक्ट वाला या इनडायरेक्ट मेथड को यूज़ करो, आपका आंसर वैल्यू ऑफ इक्विटी का ऑलमोस्ट सेम आएगा, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है सर, तो आओ अब हम गलत वाले मेथड भी एक बार देख लेते हैं और उससे भी कंप्यूटेशन कर लेते हैं। पॉइंट नंबर सी क्या कहता है? पॉइंट नंबर सी कहता है डिस्काउंट कैश फ्लो टू इक्विटी एट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। डिस्काउंट कैश फ्लो टू इक्विटी एट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल से हम डिस्काउंट करेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी को, कैश फ्लो टू इक्विटी को। हियर है भी कैश फ्लोज टू इक्विटी, इट इज 50 60 68 50 60 68 76.2 83.49। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो डिस्काउंटिंग करेंगे ना, डिस्काउंटिंग वो करेंगे एट द रेट ऑफ जो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल था, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल था। ठीक है, हाँ जी सर, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना था भाई? 6.9%। तो इसको डिस्काउंटिंग करेंगे 6.9% से और प्रेजेंट वैल्यू निकाल के लाएंगे। ठीक है सर, 1 डिवाइड बाय 1.069 0.935 0.875 0.819 0.766 0.716। आओ अब टोटल वैल्यू निकाल के भी ले आते हैं। दिस इज 59.81 58.37 52.5 40 59.78। ठीक है सर, टोटल एक बार कैलकुलेट कर लें। ये आ गया भाई समवेयर क्लोज टू 277.21 इज द वैल्यू ऑफ इक्विटी। Wrong answer since there is no parity। पैरिटी नहीं है तो आंसर आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपने फ्री कैश फ्लो भी इक्विटी का लिया, लेकिन आपने जो कॉस्ट लिया वो वेट एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिया, इसलिए आपका जो आंसर है वो पैरिटी में नहीं है, इसलिए वो गलत है। ठीक है सर, डी पार्ट भी करके देख लेते हैं भाई। डी पार्ट क्या कहता है? डी पार्ट का डिस्काउंट कैश फ्लो टू द फर्म एट कॉस्ट ऑफ इक्विटी। at cost of equity year फ्री कैश फ्लो टू फर्म हमने ऑलरेडी ऊपर निकाला हुआ है, वहीं से भी मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा, दोबारा मेहनत नहीं करेंगे। ठीक है सर, ठीक है, फिर डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट ऑफ 13.625। discounting factor is at the rate of 13.625। हाँ जी, और आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू।
ये आ गई प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है सर। तो फ्री कैश फ्लो ऑफ द फर्म अब हमें कंसिडर करना है, जो कि हमने यहाँ बी पार्ट में ऑलरेडी निकाला हुआ है, दोबारा निकालने की जरूरत नहीं। सो 90, 100, 108, 116.2 और लास्ट है 923.49, 923.49 ये कैश फ्लो टू द फर्म। डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट ऑफ 13.625, ये अभी ऊपर निकाला है भाई, ये रहा 0.880, 0.775, 0.682, 0.600 और लास्ट है 0.528, 0.528। ये हैं भाई सारे के सारे डिस्काउंटिंग फैक्टर्स। आओ ज़रा हम कंप्यूट करके देखते हैं। $487.603 टोटल आ गया 787.68। ये आ गया भाई टोटल वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ फर्म। और अगर इस वैल्यू ऑफ फर्म से मैं वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालता हूँ तो वो क्या होगा, 787.68 माइनस 800, ये आ जाएगी नेगेटिव वैल्यू ऑफ इक्विटी। हेंस इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि वैल्यू ऑफ इक्विटी नेगेटिव आ जाए। सो भाई सी पार्ट और डी पार्ट में प्रूव हो गया कि सी और डी पार्ट में जो हम करना चाह रहे थे वो है बिल्कुल गलत। तो सी और डी पार्ट से हमें पता लगा कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि फ्री कैश फ्लो लें फर्म का और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल लें के बजाय ले लें ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो फ्री कैश फ्लो ऑफ फर्म लिया है तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही लेना है। सिमिलरली फ्री कैश फ्लो फ्रॉम इक्विटी लिया है तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी ही लेना है। ये बात पैरिटी हमें हमेशा रखनी है अपनी कॉम्प्यूटेशन में। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। आओ अब स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7। एबीसी लिमिटेड हैज फ्री कैश फ्लो फ्रॉम इक्विटी ऑफ ₹170 करोड़। तो फ्री कैश फ्लो इक्विटी का है एबीसी लिमिटेड का कितना है, फ्री कैश फ्लो फ्रॉम इक्विटी 170 करोड़ एंड फ्री कैश फ्लो ऑफ इक्विटी ऑफ 130 करोड़। तो मुझे थोड़ा सा विजिबिलिटी में, हाँ, फ्री कैश फ्लो फ्रॉम फर्म है 170 करोड़, इक्विटी है 130 करोड़। एबीसी लिमिटेड्स weighted average cost of capital is 13% and its cost of equity is 15%. Free cash flow from firm is expected to grow forever at 17%. Free cash flow from earning equity is expected to grow forever at 7.5%. ABC Limited has debt outstanding at 1500 crores. Find the value of ABC Limited using free cash flow approach and free cash flow from equity approach. तो free cash flow to firm approach और free cash flow to equity approach से आपको ABC की पूरी वैल्यू निकाल कर लानी है। तो चलो आओ देखो दोनों मेथड से कैसे निकल के आएगा वैल्यू। सो इलस्ट्रेशन नंबर 7। computation of value of ABC Limited, वैल्यू निकालनी है ABC लिमिटेड की। यहाँ आ गया भाई पर्टिकुलर्स, यहाँ आ गया फ्री कैश फ्लो टू द फर्म और फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी। दोनों तरीकों से हम वैल्यू निकाल के ले आएंगे। ठीक है सर। सो दोनों ही केसेस में ना कैश फ्लोज अलग अलग होंगे। इस केस में है 170 करोड़, इस केस में है 130
30 करोड़। फ्री कैश फ्लो टू फर्म है 70 करोड़ और ठीक है। फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी अलग अलग होगा, ठीक है सर। इसमें है 13%, इसमें है 15% कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है सर। अच्छा, ग्रोथ का रेट भाई अलग अलग है दोनों केस में। ग्रोथ का रेट 7% है इस केस में, इस केस में है 7.5%। डेट आउटस्टैंडिंग ये तो सेम है भाई दोनों ही केस में। डेट आउटस्टैंडिंग है 1500 करोड़, 1500 करोड़, ठीक है सर। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है। अब इन वाली इंफॉर्मेशन से हम लोग आओ वैल्यू ऑफ फर्म निकाल के लाते हैं। सो भाई वैल्यू ऑफ फर्म पहले केस में निकल के आई 170 करोड़ इंटू 1 + 7% होल डिवाइडेड बाय 13% माइनस 7%, ये निकल के आई वैल्यू ऑफ फर्म हमारे पहले वाले केस में, जहां पर हम फ्री कैश फ्लो फ्रॉम फर्म से अपना कंप्यूटेशन कर रहे हैं, उससे ये हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। आओ देखते हैं कितनी वैल्यू है ये। सर ये वैल्यू निकल के आई 3031.67 करोड़। वैल्यू ऑफ फर्म निकल के आ गई पहले वाले तरीके से, ठीक है सर। अब अगर इस वैल्यू ऑफ फर्म से हमको निकालना है वैल्यू ऑफ इक्विटी, तो मैं यहां पर लेस कर दूंगा डेट आउटस्टैंडिंग। हाँ जी हाँ, डेट आउटस्टैंडिंग है 1500, तो यहां पर निकल के आ जाएगा वैल्यू ऑफ इक्विटी 3031.67 माइनस 1500 1531.67 1531.67। यहां पर भाई वैल्यू ऑफ फर्म या डेट आउटस्टैंडिंग का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, तो सीधा फ्री कैश फ्लो फ्रॉम इक्विटी से निकल के आएगा हमारा वैल्यू ऑफ इक्विटी, डायरेक्ट निकल के आ जाएगा। तो ये होगा 130 इंटू 1 + 130 इंटू 1 + 7.5% होल डिवाइडेड बाय 15% माइनस 7.5%। तो 130 इंटू डिवाइड बाय 7.5%, ये आ गया 1863.33%, 1863.33%। ये दोनों तरह से इक्विटी वैल्यू निकल के आ गई। एबीसी लिमिटेड की इक्विटी की कितनी वैल्यू होगी वो हमें पता लग गई, ठीक है सर। तो भाई अगर तो ये वाली फर्म सिर्फ इक्विटी के बेसिस पे अपना पूरा का पूरा बिजनेस करती है और सिर्फ इक्विटी के ही यूज से हम लोग वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल के लाते हैं और डेट का हम कोई यूज नहीं करते, तो फिर भाई हमारा जो वैल्यू ऑफ इक्विटी निकल के आएगा वो निकल के आएगा 18633, और यही वैल्यू ऑफ फर्म भी होगी। और अगर हम इक्विटी की बजाय डेट को यूज करके अपना आंसर निकालते हैं तो हमारा वैल्यू आएगा 1531.67 करोड़। ये है रुपीज इन करोड़, ठीक है सर। तो भाई अगर हमने कैश फ्लो फ्रॉम इक्विटी कॉन्सेप्ट से अपना आंसर निकाला तो वैल्यू ऑफ इक्विटी हुई 1863.33, और अगर हमने वैल्यू फ्री कैश फ्लो ऑफ फर्म से अपना कॉन्सेप्ट से अपना आंसर निकाला तो हुआ 1531.67। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। आओ एक और मजेदार सा क्वेश्चन करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 8। एबीसी लिमिटेड रिक्वायर्स एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 12 लाख फॉर इट्स न्यू स्टोर। तो एबीसी लिमिटेड को अपने नए स्टोर के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए भाई 12 लाख रुपए की, ऑफ विच 4 लाख वुड कम फ्रॉम बोरिंग एट एन इंटरेस्ट ऑफ 8%। तो 4 लाख तो बोरिंग
वाले मतलब जो हमारे लेंडर्स हैं वो हमें देने के लिए तैयार हो गए। इंटरेस्ट रेट वो हमसे चार्ज करेंगे 8% का। द इंटरेस्ट इज पेड एनुअली फॉर 5 ईयर्स, हर साल सालाना 5 सालों तक इंटरेस्ट रीपे होगा। द इंटायर प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज रीपेड एट द एंड ऑफ 6th ईयर। तो छठे ईयर का जो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल है वो छठे ईयर के एंड में रीपे हो जाएगा। द इंटरेस्ट एक्सपेंस आर टैक्स डिडक्टेबल एट रेट ऑफ 36%। तो जो इंटरेस्ट का एक्सपेंस है वो टैक्स डिडक्टेबल होगा एट द रेट ऑफ 36%, बट प्रिंसिपल पेमेंट्स आर नॉट, प्रिंसिपल पेमेंट टैक्स डिडक्टेबल नहीं है। द कैश फ्लोज टू द फर्म आर एक्सपेक्टेड टू बी 80,000 इनिशियली। The cash flows are expected to grow at a rate of 30% till 4th year and at 75% for the 5th and 6th year। पांचवें और छठे साल के लिए 75% पे ग्रो करेगा, 4th ईयर के लिए 30% पे ग्रो करेगा। एस्टिमेट द फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी। तो चलो देखते हैं कैसे हम लोग फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी निकाल के लाएंगे। ठीक है, अच्छा, फ्री कैश फ्लो टू फर्म हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, उससे हमको फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी निकाल के लाना है। सो कॉम्प्यूटेशन ऑफ फ्री कैश फ्लो टू द फर्म, फ्री कैश फ्लो टू द फर्म का कंप्यूटेशन हमको करना है। फ्री कैश फ्लो टू द इक्विटी, हमको इक्विटी का कंप्यूटेशन करना है। फ्री कैश फ्लो ऑफ इक्विटी, फर्म हमको ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, फ्री कैश फ्लो टू द फर्म हमको ऑलरेडी दिया हुआ है। कितने ईयर्स का होगा, इसमें 6 साल का है भाई। अच्छा, 0 ईयर भी ले लेंगे क्योंकि अभी अभी जो ईयर है ना जिसमें हम अभी हैं उसमें भी हमारा थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट जाएगा। ये है भाई बोरिंग्स, ये है भाई इंटरेस्ट, ऑब्वियसली नेट ऑफ टैक्स, ये है भाई, ये है भाई रीपेमेंट, रीपेमेंट जो करिए वो भी लेस कर दूंगा और ये सब एडजस्ट करने के बाद आ जाएगा FCFE। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, FCFE को कंप्यूट करना। और FCFF हमको दिया हुआ है, ईयर 1 में FCFF है 80,000, उसके बाद वो 30% से इंक्रीज होगा। लेकिन ईयर 1 में जाने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि कुछ भाई कैश फ्लो ईयर 0 में भी है। तो ईयर 0 में जो कैश फ्लो है, ईयर 0 में कितना कैश फ्लो है टू द फर्म, फर्म का जो कैश फ्लो होगा वो होगा नेगेटिव 1,20,000, 1,20,000 रुपये फर्म को चाहिए होगा ये कैश। इसमें से बोरोइंग्स से जो कैश आएगा वो कैश आएगा 40,000 रुपये, 1,20,000 सॉरी 12 लाख रुपए। और 4 लाख रुपए कहाँ से आएगा, बोरिंग से आएगा। तो जो 0 ईयर में फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी शेयर्स होगा वो होगा 8 लाख रुपए। इसका मतलब ये कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को 8 लाख रुपए का पहले ही ईयर में कैश आउटफ्लो फेस करना पड़ेगा। ठीक है सर, अब देखते हैं ये इनकम कितनी है भाई, 80,000, इसको 30% से इंक्रीज करना है, प्लस 30%, ये हो गया 1,04,000। दूसरे ईयर का कैश फ्लो 80,000 प्लस 30%, इसको मैं दोबारा 30% से ऐड कर रहा हूं, तो तीसरे ईयर का आया 135,200, इसको मैं दोबारा 30% से ऐड कर रहा हूं। अच्छा, ध्यान रहे जो 5th ईयर वाला है ना वो 30% से नहीं हो रहा, वो 75% से हो रहा है। तो 5th ईयर वाला कैश फ्लो है 30,75,80 और 6th ईयर का है 53,827। तो ये हमारे कैश इनफ्लोज जो कि हुए हैं। ठीक है सर, अब बात करते हैं भाई इंटरेस्ट की। जो इंटरेस्ट का खर्चा है जो हमारा लग रहा है वो कितना लगेगा। इंटरेस्ट में भाई बोरिंग्स है हमारी 4 लाख रुपीस की। जी सर, तो 4 लाख रुपीस की बोरिंग पे जो हमारा इंटरेस्ट है वो 8% का है। और टैक्स रेट ज़रा देख के बता दो, टैक्स रेट कितना है। टैक्स रेट सर, टैक्स रेट है 36%। तो हम लोग कैसे कंप्यूट करेंगे इंटरेस्ट विल बी 8 लाख रुपीज़, सॉरी 4 लाख रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाय 8% मल्टीप्लाइड बाय 4 लाख रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाय 8% मल्टीप्लाइड बाय 64%। 64% कैसे आया, 1 माइनस 36%, यह आ गया 20480।
20480, 20480, 20480 और आखिरी साल में भी 20480। ठीक है, अब होगी भाई रीपेमेंट की बात। जो रीपेमेंट की बात होगी वो भी 6th ईयर में होगी। तो जो हमने लोन बोरो किया है उसका रीपेमेंट होगा, 4 लाख रुपए रीपे किए जाएंगे अपने लेंडर्स को। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। तो भाई फ्री कैश फ्लो फ्रॉम फर्म में बोरोइंग को कर देते हैं ऐड, इंटरेस्ट को कर देते हैं माइनस, रीपेमेंट को कर देते हैं माइनस, टू कंप्यूट द फ्री कैश फ्लो फ्रॉम इक्विटी। ठीक है सर, तो बस अब मुझे क्या करना है, 80,000 माइनस 20480, ये आ गया 59520, फिर 104,000 माइनस 20480, ये आ गया 83,520, फिर आ गया 135,200 माइनस 20480, ये आ गया 114720, 175,760 माइनस 20480, ये आ गया 155,280, फिर 307,580 माइनस 20480, ये आ गया 287,100, 53827, लास्ट कैश फ्लो आ गया 538,265 माइनस 4 lakhs 117785, 117785। यह आ गया हमारा लास्ट ईयर का फ्री कैश फ्लो फ्रॉम इक्विटी। तो क्वेश्चन ने हमें यही बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है भाई, आपको फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी निकाल के लानी है, आपको फ्री कैश फ्लो टू फर्म दिया हुआ है। हमें पता है कौन सी 3 एडजस्टमेंट हम करते हैं फ्री कैश फ्लो टू फर्म से फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी तक जाने के लिए, वो तीनों हमने एडजस्टमेंट्स कर दी, तो हमारा निकल के आ गया फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी। तो चलो अब ना मैं तुमको एक शॉर्टकट बताता हूं FCFE निकालने का। ठीक है, तो शॉर्टकट जानने से पहले आओ जरा लॉन्ग कट को एक बार फिर पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो लॉन्ग कट था जो हमने कल किया था वो लॉन्ग कट कुछ ऐसा है, देखो भाई, FCFE इज इक्वल टू हमारा नेट इनकम। नेट इनकम से हमने 3 चीजों का एडजस्टमेंट किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस डेप्रिसिएशन, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल में जो चेंजेस आए हैं उनको एडजस्ट कर दिया, और प्रिंसिपल रीपेमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम न्यू डेट। तो जो भी नए डेट से जो भी हम बोरिंग्स कर रहे हैं उन बोरिंग से जो भी हमको मिलेगा हमने उसको भी एडजस्ट कर दिया। तो हमने नेट नेट जो हमारा खर्चा हुआ कैपिटल नेचर का उसे हटाया, वर्किंग कैपिटल में जो भी चेंज हुआ उसे हटाया, तीसरा भाई एडजस्टमेंट कर दिया लोन के रीपेमेंट का, जो भी लोन हमने उठाया या रीपे किया उसका हमने कर दिया एडजस्टमेंट। अब सुनना जरा शॉर्टकट मेथड। भाई शॉर्टकट मेथड में हमारे जो पहले के 2 एलिमेंट्स हैं वो तो एज इट इज लिख देना, कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस डेप्रिसिएशन, वर्किंग कैपिटल, इन दोनों का तो एडजस्टमेंट करेंगे ही करेंगे। लेकिन शॉर्टकट मेथड में जो तीसरा एलिमेंट है बोरोइंग्स का लेन देन, उसका एडजस्टमेंट नहीं करेंगे भाई। तो शॉर्टकट मेथड में सिर्फ और सिर्फ 2 एडजस्टमेंट होती हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर वाली और वर्किंग कैपिटल वाली। ये तो भाई रेपिटेशन है, इसको तो काट देना, ये रिपीट हुआ है बस, मिस्टेक है। हमारा जो शॉर्टकट मेथड है उसके अंदर हम सिर्फ 2 एडजस्टमेंट करेंगे, वो 2 एडजस्टमेंट होगी कैपिटल एक्सपेंडिचर की और वर्किंग कैपिटल की, और वो कहां करेंगे, वो हम अपने नेट इनकम में करेंगे। सर वहां 3 एडजस्टमेंट हुई, यहां सिर्फ 2 एडजस्टमेंट हुई, तो आंसर सेम कैसे आएगा? अरे आंसर सेम ऐसे आएगा कि हम यहां पर एडजस्टमेंट करते हुए 1 माइनस डेट रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे अपने पूरे की पूरी फिगर को। डेट रेशो मतलब आपके पूरे के पूरे कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना डेट यूज हो रहा है, उस रेशो से 1 माइनस डेट रेशो से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस डेप्रिसिएशन और चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल को। तो हमको जो तीसरा एडजस्टमेंट करना होता था जो कि बोरिंग्स से रिलेटेड होता था वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा सर,
हमें नहीं विश्वास होता सर, प्रूव करके बताओ तो समझ में आए, तो हम जाने कि हाँ आप सच बोल रहे हो। प्रूव करके दिखाओ, कोई ठोस, अगर आपके पास पुख्ता कोई कैलकुलेशन है तो करके बताओ। ठीक है भाई, एक कैलकुलेशन करके बताता हूं और एक्सप्लेन करता हूं कैसे दोनों मेथड्स को यूज करके आंसर आएगा बिल्कुल सेम। शॉर्टकट मेथड और लॉन्ग कट मेथड दोनों को यूज करके कैसे आंसर आएगा बिल्कुल सेम। Example, Mohan Limited has the following balance sheet as on 31st March 2019 and 20। तो मोहन लिमिटेड की आपको दो बैलेंस शीट्स दी हुई हैं, शेयर कैपिटल, लोन, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स। अब देखना, 2 ईयर की बैलेंस शीट देने का मकसद ये कि चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल आपको खुद निकाल के लाना है, और कैपिटल स्पेंडिंग में जो इंक्रीज हो गई है वो भी आपको खुद निकाल के लानी है, और लोन जो आपने फालतू लिया या रीपे किया वो आपको खुद निकाल के लाना है। बस ये मकसद है 2 ईयर की बैलेंस शीट्स देने का। अदरवाइज ऊपर वाले क्वेश्चन में तो हमें डायरेक्टली दिया होता था कि चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल क्या है, कैपिटल स्पेंडिंग कितनी है, वो सब दिया होता था। इस क्वेश्चन में आपको खुद निकाल के लानी है तीनों चीजें। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। सो द नेट इनकम ऑफ मोहन इज 5,50,000। मोहन की जो नेट इनकम है वो 5,50,000 है। वेरीफाई वेदर द FCFE कंप्यूटेड इज सेम एज पर द यूजुअल मेथड एंड द शॉर्टकट मेथड। आपको वेरीफाई करना है कि जो FCFE आएगा वो सेम आएगा यूजुअल मेथड जो हमने लॉन्ग कट मेथड किया था जहां 3 एडजस्टमेंट करी थी उससे, और जो शॉर्टकट मेथड किया था उससे, दोनों से आंसर आना चाहिए बिल्कुल सेम। ठीक है सर, आओ देखते हैं। तो हम सबसे पहले यूजुअल मेथड लेंगे भाई, उसमें 5.5 लाख रुपए से हमने नेट इनकम स्टार्ट करा और 3 एडजस्टमेंट्स करते थे हम। एडजस्टमेंट नंबर 1 कैपिटल एक्सपेंडिचर की एडजस्टमेंट। सो भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर है 12.5 लाख माइनस 11 लाख विच इज इक्वल टू 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो मैंने सबसे पहले माइनस किया। फिर कुछ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल भी है क्या? हाँ सर, इंक्रीज हो रहा है वर्किंग कैपिटल में, विच मीन्स अगर वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होता है तो हमें रिड्यूस करना पड़ता है ये वाला अमाउंट। तो 1 लाख रुपए से हम रिड्यूस कर देंगे चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। और सर कुछ बोरिंग्स भी हैं, एडिशनल हमने बोरिंग्स ली हैं 8 लाख की जगह 9 लाख है, मतलब 1 लाख रुपए की हमने एडिशनल बोरिंग्स ली हैं, इसलिए मैंने प्लस कर दिया यहां पर। तो 1 लाख रुपए की एडिशनल बोरिंग्स, हमारा FCFE आ गया 4 लाख रुपए। और अब मैं तुम्हें दिखाता हूं जादू, मैजिक। मैजिक देखना क्या, नेट इनकम 5.5 लाख रुपए, कैपिटल एक्सपेंडिचर 90,000 रुपए। 90,000 रुपए को लेते हुए 1.5 लाख रुपए तो मैंने यहीं से लिया जो यही वाला अमाउंट था, उसमें 1 माइनस डेट रेशो को मल्टीप्लाई कर दिया। सर 1 माइनस डेट रेशो आपके पास कहां से आया? अरे भाई डेट रेशो आया, देखो जरा, 12 लाख और 8 लाख, 3.5 लाख, 13.5 लाख और 9 लाख। तो सर 40% कैसे हमने कैलकुलेट किया? 8 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 20 लाख रुपए, या फिर 9 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 22.5 लाख रुपए। अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो आपका डेट रेशियो निकल के आ जाएगा, विच मींस डेट एज अ प्रपोर्शन टू एंटायर कैपिटल स्ट्रक्चर। उसका प्रपोर्शन क्या है आपको ये आराम से पता लग जाएगा। सो 40% का हमारा डेट रेशियो है, 1 माइनस 40% हमने अपना फॉर्मूले में मल्टीप्लाई कर दिया। चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल में जो चेंजेस आए हैं, अगेन जो वर्किंग कैपिटल में चेंजेस आए हैं उसे 1 माइनस डेट रेशियो से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1 लाख रुपीज इंटू 1 माइनस डेट रेशियो 60,000 रुपीज का चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल है जो कि हम माइनस कर रहे हैं अपनी नेट इनकम में से। अच्छा, इस वाले मेथड में बोरिंग्स का एडजस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना। तो नेट आंसर क्या आया? 4 लाख रुपीज। और बता दो जरा, जादू हुआ क्या? जादू? हाँ सर जादू हुआ, दोनों मेथड से बिल्कुल सेम आंसर आया। भाई ये कोई जादू नहीं है, प्योर लॉजिक है। प्योर लॉजिक क्या? अरे भाई जब डेट भी आता है किसी बिजनेस में तो वो कहां लगता है? वो या तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगता है या वर्किंग कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगता है। तो हमने क्या किया, जितना बोरिंग हमको ऐड करना था, जितना बोरिंग हमको ऐड करना था, देखो ये दोनों माइनस हो रहे हैं, जितना बोरिंग हमको ऐड करना था उतना प्रोपोर्शनेट हमने ये दोनों फिगर्स को लेस कर दिया। जितना बोरिंग हमको ऐड करना था उतना प्रोपोर्शनेट हमने इन दोनों फिगर्स को लेस कर दिया। तो हमने ये देखा कि ये दोनों फिगर, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है, जो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुआ है, उसमें से कितना इक्विटी वालों की वजह से इंक्रीज हुआ है, सिर्फ उसी वाले को लेस किया। जो बोरिंग्स की वजह से इंक्रीज होना था उसे लेस ही नहीं किया। बोरिंग आ रही है और कैपिटल एक्सपेंडिचर में जा रही है, ना आना रिकॉग्नाइज करा ना जाना रिकॉग्नाइज करा, इक्वल हो गया, न्यूट्रल इफेक्ट हो गया। ना आना रिकॉग्नाइज करा ना जाना रिकॉग्नाइज करा। सो
कोई वो नहीं है, प्योर मैथमेटिक्स है, कोई जादू वादू नहीं है भाई। तो बोरिंग्स आप हटा दो और 1 माइनस डेट रेशो से आप लोग मल्टीप्लाई कर लो तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। और भाई आपके मन में अब एक सवाल उठ रहा होगा, सवाल ये, सर अगर इन दोनों ईयर का जो डेट इक्विटी रेशो है, जो डेट रेशो है वो चेंज होता तो हम क्या करते? ऐसा हो ही नहीं सकता कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए जहां पर आपको इन दोनों रेशोज में डिफरेंस दिया जाए, क्योंकि अगर इन दोनों रेशोज में 2 ईयर के डेट रेशो में चेंज हो जाता है तो ये वाला मेथड ही नहीं लग सकता। तो अगर शॉर्टकट मेथड लगाने के लिए आपको दिया जाएगा तो आपको चेंज नहीं, आपको सेम डेट रेशियो मेंटेन करा जाएगा प्रीवियस और करंट ईयर में। और एक बात ध्यान रख लेना, इन केस द क्वेश्चन स्पेसिफाइज द डेट रेशियो, अगर क्वेश्चन डेट रेशियो की इंफॉर्मेशन दे रहा है, इंस्टेड ऑफ डेट रेज्ड एंड पेड, आपको वो रेज कितनी करी है डेट और रीपे कितनी करी है वो नहीं दे रहा, आपको डेट रेशियो दे रहा है, इट इज अ हिंट दैट शॉर्टकट मेथड इज टू बी यूज्ड। तो ये आपको हिंट भी है भाई, आपको जब डेट कितनी बढ़ी कितनी कम हुई, अभी तो देखो यहाँ ना आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा दी हुई है, डेट कितनी बढ़ी, डेट कितनी कम हुई, ये सब इंफॉर्मेशन नहीं देगा एग्जामिनर आपको। आपको एग्जामिनर सीधा डेट रेशियो देगा, FCFE निकालने के लिए बोलेगा, नेट इनकम देगा और वर्किंग कैपिटल और कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो इंक्रीज आया है वो देगा, बस। इसके अलावा वो कुछ भी और आपको नहीं देगा। सो दैट इज वाई द computation is to be done in this manner. Hence it can be seen that result will be the same using the method and the shortcut method. दोनों मेथड से बिल्कुल आंसर आपका सेम रहेगा। तो जी हाँ, एक छोटा सा क्वेश्चन जैसे 4 मार्क्स या 5 मार्क्स का एग्जाम में आने के चांस हैं इस वाले मेथड से भी। तो आओ एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 9, अर्निंग्स पर शेयर दी हुई है आपको किसी शेयर की 3.15, कैपिटल एक्सपेंडिचर पर शेयर सेम 3.15, डेप्रिसिएशन पर शेयर 2.78, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल पर शेयर 0.5, वर्किंग कैपिटल में चेंज आया 0.5, डेट फाइनेंसिंग रेशो, ये देखो ना, ये आपको दी हुई है कमाल की चीज, हिंट दे दिया कि भाई आपको FCFE शॉर्टकट मेथड से ही कंप्यूट करना है। अर्निंग्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेप्रिसिएशन, वर्किंग कैपिटल आर ऑल एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द रेट ऑफ 6% पर ईयर। ग्रोथ होगी भाई सब चीजों की 6% पर ईयर। द बीटा फॉर द स्टॉक इज 0.9, ट्रेजरी बॉन्ड रेट इज 7.5। सर कुछ हिंट मिल रहा है, कुछ ना यहाँ CAPM मॉडल का रोल होगा। हाँ भाई हाँ, CAPM मॉडल का रोल होगा। अ प्रीमियम ऑफ 5.5% इज यूज्ड फॉर मार्केट। अब देखो वर्ड यूज आ रहा है प्रीमियम, प्रीमियम का वर्ड का मतलब ये है, ये मार्केट रेट ऑफ रिटर्न नहीं दिया हुआ, RM नहीं दिया हुआ, RM माइनस RF दिया हुआ है। और यहां मैं एक उम्मीद करके चल रहा हूं भाई, आपने ये वाला टॉपिक उठाने से पहले जो ऊपर वाले टॉपिक हैं उनके प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर करे होंगे। अगर आप उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं करोगे साथ के साथ जो चैप्टर के आखिरी में दिए हुए हैं, तो भाई आगे के टॉपिक समझने में मुश्किल आएगी और अभी आपको आ ही रही होगी। अगर आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं करे होंगे तो प्रैक्टिस क्वेश्चन साइड बाय साइड करते चलना। क्लास में इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता कि मैं सारे के सारे क्वेश्चन एकदम बेसिक वाले और डिफिकल्ट वाले भी सारे के सारे क्लास में कराऊं। तो मैं एक ऐसा क्वेश्चन उठा लेता हूं जहां पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। पॉसिबल नहीं होता क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस कराना, लेकिन आपका ये फर्ज प्रैक्टिस क्वेश्चन साइड बाय साइड करते चलो। ठीक है सर, आपको क्या करना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टॉक। आपको वैल्यू ऑफ स्टॉक कैलकुलेट करके लानी है। तो चलो आओ देखते हैं कैसे हम लोग इस स्टॉक की वैल्यू निकालेंगे। हमें कंप्यूट करनी है स्टॉक की वैल्यू। ठीक है सर, इलस्ट्रेशन नंबर 9, कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ स्टॉक। हमें वैल्यू ऑफ स्टॉक निकाल के भाई लाना है। सो वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू, देखना मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, FCFE, ऑब्वियसली पर शेयर FCFE चाहिए हमें पर शेयर FCFE चाहिए। एक एक शेयर का कितना FCFE है, फ्री कैश फ्लो फ्रॉम इक्विटी। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस ग्रोथ रेट से और डिवाइड कर देंगे KE माइनस G से। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर हमें डायरेक्टली क्वेश्चन डिविडेंड दे दे कि डिविडेंड्स इस शेयर के इतने डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, तो भाई हमको डायरेक्टली शेयर का प्राइस निकालने में सहूलियत होती है, हम डायरेक्टली शेयर का प्राइस निकाल लेते हैं। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में जानबूझ के हमें जो हिंट दिए हुए हैं वो फ्री कैश फ्लो फ्रॉम इक्विटी को निकालने के हिंट दिए हुए हैं, उसी की सारी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन दी हुई है। इस वजह से हमें डायरेक्टली डिविडेंड वाला मेथड हम यूज नहीं कर पाएंगे। हम लोगों को फ्री कैश फ्लो फ्रॉम इक्विटी, मैं यहां लिख भी देता हूं, पर शेयर, ये हमें निकाल के लाना है पर शेयर।
पर शेयर जो फ्री कैश फ्लो फ्रॉम इक्विटी आएगा उसके बेसिस पे हम लोग अपना आंसर निकालेंगे। आओ अब लिखते हैं वर्किंग नोट नंबर 1। कंप्यूटेशन ऑफ फ्री कैश फ्लो फ्रॉम इक्विटी। तो दो चीजें चाहिए भाई, ग्रोथ ऑलरेडी है हमको दी हुई है, 6% की ग्रोथ है, तो वो तो हमको ऑलरेडी दिया हुआ है। हमें दो चीजें चाहिए, एक तो के ई की वैल्यू चाहिए, के ई के अलावा हमको एफ सी एफ ई चाहिए, फ्री कैश फ्लो फ्रॉम इक्विटी क्या होगा वो चीज़ चाहिए। ये दोनों चीज़ अगर हमें मिल गई तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है सर। तो भाई फ्री कैश फ्लो फ्रॉम इक्विटी निकालने के लिए मैं ना सबसे पहले अर्निंग्स को बेस लेता हूं। अर्निंग्स पर शेयर मुझको दी हुई हैं। ठीक है सर। अर्निंग्स पर शेयर कितनी दी हुई हैं भाई? सर अर्निंग्स पर शेयर दी हुई हैं 3.15। अर्निंग्स पर शेयर इज इक्वल टू 3.15। ठीक है। अब देखना इसमें से मैं लेस करूंगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, वन माइनस डेट रेशो। ठीक है। फिर एक चीज और लेस करूंगा, लेस वर्किंग कैपिटल चेंजेस इनटू 1 माइनस डेट रेशो। कैपिटल एक्सपेंडिचर इनटू 1 माइनस डेट रेशो। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो है 3.15 और डिप्रिसिएशन भी है कुछ भी, सो इट विल बी 3.15 माइनस 2.78 इंटू 1 माइनस डेट रेशो इज 25%। ठीक है। वर्किंग कैपिटल चेंजेस बता दो कितने होंगे? सर वर्किंग कैपिटल चेंजेस है 0.5 पर शेयर इंटू 1 माइनस 25%। ठीक है। अगर मैंने ये दोनों एडजस्टमेंट कर दी ना तो मेरा निकल के आ जाएगा एफ सी एफ ई पर शेयर, एफ सी एफ ई पर शेयर। सर कैसे पता लगा कि शॉर्टकट वाला मेथड यूज करना है, लॉन्ग कट वाला मेथड यूज नहीं करना? क्योंकि एक बहुत क्रिटिकल इंफॉर्मेशन कि बोरोइंग कितनी हुई या फिर वो बोरोइंग को रीपे कितना किया, इतनी ज्यादा क्रिटिकल इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन है। अगर वो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो मैं अपना नॉर्मल कैलकुलेशन शॉर्टकट मेथड से ही करूंगा, नॉर्मल वाली कैलकुलेशन नहीं करूंगा, नॉर्मल वाला मेथड इसमें अप्लाई नहीं होगा। ठीक है सर, याद आ गया। आओ कैलकुलेट करते हैं कितना अमाउंट आएगा। क्या गया 0.2775। ये आ गया भाई 2.4975 which is approximately equal to rupees 2.5 अप्रोक्सीमेटली आ गया फ्री कैश फ्लो फ्रॉम इक्विटी। आओ एक वर्किंग नोट और बनाते हैं और उससे हमको पता लग जाएगा कि भाई हमारा अब की बार क्या निकालना है, के ई निकालना है। के ई क्या होगा? सो कंप्यूटेशन ऑफ वर्किंग नोट नंबर 2, कंप्यूटेशन ऑफ के के लिए ना CAPM मॉडल की बहुत सारी इंफॉर्मेशन भाई हमको गिवन है। बस 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 सर, ठीक है, हो गया सर हमारा काम। तो बता दो जरा रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कितना गिवन है क्वेश्चन में? सर रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 7.5%, बीटा है 0.90 और रिस्क प्रीमियम है 5.50। तो आओ देखते हैं। ये आ गया भाई 12.45%। के भी निकल के आ गया 12.45%। सो 2.5 इंटू 1 प्लस 6%
डिवाइडेड बाय 12.45% माइनस 6%। ये आ गई हमारी पूरी की पूरी कैलकुलेशन। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। आओ ज़रा कंप्यूट करके देखते हैं कि कितना हमारा प्राइस ऑफ शेयर निकल के आया। हमारा शेयर का प्राइस निकल के आया भाई ₹41.09 पर शेयर। ₹41.09 पर शेयर। अच्छा ध्यान रहे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात भाई, ये वाला मेथड कौन से वाले सिचुएशन में लगेगा? सिर्फ और सिर्फ उन वाली सिचुएशन में लगेगा जहां आपको डेट रेज, डेट कितना चुकाया है, डेट कितना है अमाउंट, वो सब इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई। सिर्फ उन वाले सिचुएशन में ये वाला मेथड लगेगा जो कि शॉर्टकट मेथड है। और जहां आपको डेट रेशो स्पेसिफिकली गिवन है वहां आपको ये हिंट मिल रहा है कि आपको शॉर्टकट मेथड ही लगाना है। अदरवाइज आप लॉन्ग टर्म नॉर्मल अपना मेथड लगाओ, वो वाला मेथड बेस्ट है।